हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रभा शर्मा। यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मेवाड़ के इतिहास के बारे में। ये आज हमारा पार्ट नंबर 2 है। कल हमने पार्ट नंबर 1 में मेवाड़ के प्राचीन नाम के बारे में पढ़ा था। मेवाड़ के शासकों के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में पढ़ा था कि मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। मेवाड़ के कल हमने झंडे के बारे में पढ़ा था। मेवाड़ के आदर्श वाक्य के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। गुहिल वंश की संस्थापक कौन थे, गुहिल वंशों की जो राजधानियाँ थी कुल वो कितनी थी, ये सब हम आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम मेवाड़ के कुल राजधानियों के बारे में पढ़ेंगे। मेवाड़ की राजधानी सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। नागदा को राजधानी बनाया था कालभोज ने। कालभोज को बप्पा रावल भी कहते हैं। बप्पा रावल की जो उपाधि थी कालभोज को हरित ऋषि ने दी थी, जिससे उन्हें बप्पा रावल भी कहा जाता है और कालभोज भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरी जो हमारी राजधानी थी वो आहड़ थी। आहड़ को बनाया था अलट ने। अलट एक ऐसा शासक था मेवाड़ का जिसने आलू रावल की उपाधि सबसे पहले धारण की थी। इसके बाद तीसरा आता है हमारा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था रावल चेत्र सिंह ने। इसके बाद चौथी राजधानी थी उदयपुर। उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया था महाराणा उदय सिंह ने। उदय सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पिताजी थे। दूसरी राजधानी उदय सिंह ने गोगुदा को बनाया था। इसके बाद छठी जो राजधानी बनी थी वो कुंभलगढ़ बनी थी। कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप ने अपनी जो सातवीं राजधानी बनाया वो चावड़ को बनाया था। इसके बाद आठवीं राजधानी बनी चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ को अपनी राजधानी बनाया था महाराणा अमर सिंह ने। नवीं राजधानी उदयपुर थी, जिन्हें महाराणा भीम सिंह ने अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद कोई राजधानी नहीं बनी थी मेवाड़ में, और उसके बाद ही उदयपुर का नाम उदयपुर ही रहा फिर। इसके बाद आता है गुहिल वंश के संस्थापक। गुहिल वंश के संस्थापक किसे कहते हैं? तो गुहिल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो गुहादित्य या गुहदत्त को माना जाता है। गुहिल वंश की जो स्थापना मानी जाती है, जिस काल से मानी जाती है, वो मानी जाती है 566 ईस्वी में। अब गुहिल वंश की उत्पत्ति हुई कैसे, गुहिल वंश कैसे आए राजस्थान में, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक विवस्वान नाम का एक राजा था जो सूर्यवंशी था। आपको पता होगा मेवाड़ के जो शासक थे वो अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे। विवस्वान एक सूर्यवंशी राजा था। विवस्वान के वंश का ही जो दशरथ थे वो विवस्वान के वंश के ही थे। तो आपको पता है दशरथ भी सूर्यवंशी थे। दशरथ के पुत्र थे राम, और राम के पुत्र थे लव और कुश। कुश के 108 वंशज विजयभूप थे। 108वें वंशज कौन थे? विजयभूप थे। विवस्वान और विजयभूप से लेकर जितने भी राजा हुए उनके सबकी राजधानी अयोध्या रही। इन्होंने कभी अपनी राजधानी चेंज नहीं की। इसके बाद क्या हुआ, जब विजयभूप अयोध्या को छोड़कर वल्लभी नगर चले जाते हैं, यहाँ से अयोध्या से वो वल्लभी नगर चले जाते हैं। वल्लभी नगर पहले गुजरात को कहा जाता था। गुजरात का पुराना नाम वल्लभी नगर था। तो वल्लभी नगर में वो अपना शासन करने लगते हैं। विजयभूप की छठवीं जो वंशज आते हैं वो आते हैं शीलादित्य। शीलादित्य वल्लभी नगर के शासक रहते हैं। जो शीलादित्य होते हैं वो वल्लभी नगर के शासक होते हैं। शीलादित्य के बारे में हम थोड़ा सा यहीं से ही गुहिल वंश की उत्पत्ति होगी, देखना किस तरीके से होगी। जो शीलादित्य के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। शीलादित्य जो थे इन्होंने ये वल्लभी नगर के शासक बने, ठीक है। शीलादित्य जो थे इन्होंने सिरोही के जो परमार वंश थे उनकी राजकुमारी के साथ विवाह कर लिया, जिसका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती के 6 लड़कियां थी। 6 लड़कियां मतलब उनके संतान होती और मर जाती। ऐसी 6 पुत्रियां उनके पैदा हुई और मर गई। जब सातवीं बार जब पुष्पावती गर्भवती होती हैं तो वो क्या करती हैं, अपने पीहर चली जाती हैं, अपने पिताजी के यहाँ चली जाती हैं, और पीछे से यहाँ पे
वल्लभी नगर में, यहाँ वल्लभी नगर में क्या होता है, अरबों का आक्रमण होता है। अरबों के आक्रमण में ये शीलादित्य मारे जाते हैं। जब पुष्पावती को पता चलता है तो आप लोगों को पता होगा, राजपूतों में एक प्रथा होती है कि जब उनका पति मर जाता है तो वो सती हो जाती थी पहले, अभी तो नहीं, पहले की बात है, सती हो जाती थी। लेकिन अगर वो गर्भवती हैं तो वो फिर सती नहीं होती थी। तो इसलिए पुष्पावती सती नहीं होती हैं और वो अपने पिताजी के घर से निकल के आ जाती हैं। ना तो वो अपने पीहर जाती हैं और ना ही वो अपने ससुराल जाती हैं। बीच में सिरोही और वल्लभी नगर के बीच में एक गांव पड़ता है, वीर गांव, वीर नामक एक गांव पड़ता है। वहाँ पे वो रहती हैं। वहाँ पे एक औरत रहती है कलावती नाम की। तो कलावती नाम की एक ब्राह्मणी उनका लालन पालन करती है। वहीं पर ही पुष्पावती अपने एक पुत्र को जन्म देती हैं और वो कलावती को अपना पुत्र देकर और सती हो जाती हैं। कमलावती उस पुत्र को लेकर गुफा में चली जाती हैं और वहीं पर ही अपना लालन पालन करती हैं। वो पुत्र वहीं पर ही गुफा में बड़ा होता है। गुफा में उनका लालन पालन होने के कारण उनका नाम गुहादित्य पड़ जाता है। जब वो बड़े होते हैं तो कमलावती क्या करती है, उन्हें सारा सच बता देती है, उनके माता पिता के बारे में सारा सच उनको बता देती है। तब वो मेवाड़ पे अपना शासन स्थापित करते हैं। आप लोगों को पता है कि जब उन्होंने मेवाड़ में शासन किया तो उनका साथ दिया था भीलों ने गुहादित्य का बहुत साथ दिया था। इसलिए उन्होंने खुश होकर भीलों के जितने भी कर थे वो सारे माफ़ कर दिए थे और उनसे कहा था कि भविष्य में आप लोगों से कोई भी मेवाड़ का शासक आपसे कर नहीं लेगा, ये बात हुई थी। लेकिन इसके बाद शीलादित्य की पत्नी होती है पुष्पावती का पुत्र होता है गुहादित्य। गुफा में लालन पालन होने के कारण इनका नाम गुहादित्य रखा जाता है और गुहिल वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है तो गुहादित्य नहीं आएंगे, वहाँ पे आएगा बप्पा रावल, क्योंकि बप्पा रावल गुहिल वंश के वास्तविक संस्थापक थे। अब गुहादित्य के बाद शासन करते हैं महेंद्र सेकंड के पुत्र होते हैं बप्पा रावल और ये भीलों के द्वारा मारे जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब गुहादित्य ने भीलों से सारे कर माफ़ कर दिए थे तो महेंद्र सेकंड इनसे कर लेना स्टार्ट कर रहे थे और इनके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे भीलों के ऊपर। तो भीलों ने क्रोध में आकर महेंद्र सेकंड की हत्या कर दी। वो कालभोज को भी मारना चाहते थे लेकिन कालभोज वहाँ से भग जाता है और हाँ, राजा जो ऋषि है हरित ऋषि, उनके गायां चराने लग जाते हैं। इसके बाद महेंद्र सेकंड के बाद उनके पुत्र शासन संभालते हैं बप्पा रावल का जो शासन रहता है वो 734 ईसा पूर्व से लेके 753 ईसा पूर्व तक रहता है। बप्पा रावल जो 754 में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल मेवाड़ के एक ताकतवर शासक माने जाते हैं। हरित ऋषि की गायां चराते थे और हरित ऋषि ने ही इन्हें बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण कराया था, एकलिंगनाथ का और सास बहू का। जो एकलिंगनाथ का मंदिर है वो कैलाशपुरी में है जो कि उदयपुर में है और सास बहू का मंदिर है नागदा में जो कि ये भी उदयपुर में है। कालभोज ने अपनी राजधानी बनाई थी नागदा को ही इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। एक कहानी है बप्पा रावल की कि जब बप्पा रावल भीलों से डर के मारे हरित ऋषि की गायां चराने लग गए थे, मतलब भाग गए थे वहाँ से, तो वहाँ पे जंगलों में जाके वो हरित ऋषि की गाय चराते थे। जब बप्पा रावल हरित ऋषि की गायों को चराने ले जाते तो गाय अपने आप गायों के थन में से अपने आप दूध निकलने लगता था। जब वो वापस गायों को हरित ऋषि के आश्रम में लेके जाते तो सारे ऋषि सोचते कि ये बप्पा रावल जब गायों को चराने ले जाता है तो शायद ये गायों का दूध पी लेता है, लेकिन बप्पा रावल तो गायों का दूध पीते ही नहीं थे। तो जब उनको ये चीज़ कहा गया कि बप्पा रावल तुम गायों का दूध ले जाकर गायों का दूध पीते हो, तो बप्पा रावल ने दूसरे दिन जब गायों को लेके गए तो उन्होंने सोचा कि जब मैं दूध नहीं पीता तो ये गायों का दूध जाता कहाँ है।
तो वो एक दिन छुपकर गायों को देखते हैं कि देखा आज पकड़ते हैं चोर को जो गायों का दूध निकाल कर ले जाता है रोज। जब वो बप्पा रावल छुपकर देख रहे थे तो उन्होंने देखा कि गाय के थनों में से अपने आप दूध निकल रहा है। तो बप्पा रावल ने सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो बप्पा रावल ने उस जगह को जब खोदा तो वहाँ से एक शिवलिंग निकली। उसी जगह पे बप्पा रावल ने एक लिंगनाथ का मंदिर बनवाया। यही कहानी है एक लिंगनाथ की, जो जिसके कारण बप्पा रावल ने वो मंदिर बनवाया। और जो कालभोज ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। इसके बाद आता है चित्तौड़गढ़। सबसे जो पहली उनकी जीत थी वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर थी। उन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो प्राचीन नाम था वो चित्रकूट था, और इसका निर्माण जो करवाया था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। चित्रांगद मौर्य का एक वंशज था जो इनके समकालीन था, बप्पा रावल के समकालीन, वो मान मौर्य था। मान मौर्य से उन्होंने बप्पा रावल ने युद्ध करके चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीत लिया। जीत लिया। सबसे पहली जीत उनकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग ही मानी जाती है। बप्पा रावल ने सोने के सिक्के भी चलाए थे जिनके ऊपर सूर्य की आकृति बनाई हुई थी। इसके बाद बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है 754 ईस्वी में। 754 ईस्वी में बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है नागदा में। नागदा में ही उनकी समाधि है जिसे बप्पा रावल की छत्री भी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये बप्पा रावल का आज हो गया है इतना, और कल हम इसके बाद अलर्ट के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने सबसे पहले आलू की उपाधि धारण की थी। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। एक बार हम इसको रिविजन कर लेते हैं। गुहिल वंश के जो संस्थापक थे वो थे गुहादित्य। स्थापना हुई थी 566 ईस्वी में। विवस्वान सूर्यवंशी थे। विवस्वान के ही जो वंशज थे वो दशरथ थे। दशरथ के पुत्र राम थे। राम के पुत्र लवकुश थे। जो गुहिल वंश है वो कुश को अपना वंशज मानते थे। कुश से ही उत्पत्ति अपनी मानते थे वो। तो 108 वंशज थे विजयभूप अयोध्या छोड़कर वल्लभी नगर चले जाते हैं। वल्लभी नगर शासन करते हैं। और विजयभूप की जो छठवां वंशज था वो था शीलादित्य वल्लभी नगर के शासक होते हैं। वल्लभी नगर के शासक होते हैं। और फिर ये सिरोही के जो परमार वंश की जो राजकुमारी है उसे विवाह कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम होता है पुष्पावती। पुत्र होता है गुहादित्य। गुफा में लालन पालन होने के कारण इनका नाम गुहादित्य पड़ता है। गुहिल वंश के ये संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद गुहादित्य के बाद महेंद्र सेकंड शासन बनते हैं। इनके पुत्र बप्पा रावल होते हैं। भीलों के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि भीलों को बहुत परेशान करा था ना इन्होंने, तो भील क्रोध में आके इनको मार देते हैं। इसके बाद शासक बनते हैं बप्पा रावल। बप्पा रावल का जो शासनकाल रहता है वो 734 ईस्वी से लेके 753 ईस्वी तक रहता है। और इसके बाद 754 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। किनकी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल मेवाड़ के ताकतवर पहले शासक माने जाते हैं। हरित ऋषि की ये गायां चराया करते थे। हरित ऋषि ने इन्हें प्रसन्न होकर बप्पा रावल की उपाधि दी थी। बप्पा रावल कोई नाम नहीं है, इनको उपाधि दी गई थी, इसलिए इनको बप्पा रावल कहा जाता है, नहीं तो इनका नाम कालभोज है। ठीक है। बप्पा रावल ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया था। एक लिंगनाथ जो कैलाशपुरी में है उदयपुर में, और एक सास बहू का मंदिर जो नागदा उदयपुर में है। कालभोज ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। सबसे पहली विजय चित्तौड़गढ़ दुर्ग मानी जाती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम चित्रकूट था। चित्तौड़गढ़ का जो निर्माण करवाया वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया। इनके जो वंशज माने जाते हैं वो मान मौर्य माने जाते हैं। मान मौर्य को हराकर इन्होंने चित्तौड़गढ़ का दुर्ग जीता था। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग इनकी सबसे पहले विजय मानी जाती है। इसके बाद
754 में नागदा में बप्पा रावल की मृत्यु हो जाती है, जिससे इनकी समाधि नागदा में ही बनाई गई और जिसे बप्पा रावल की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।